नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी ने आज अपने गुरु और दादा गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने श्री राम पर आयोजित ऑनलाइन सेमिनार में कहा कि राम मंदिर का निर्माण एक नए युग की शुरुआत है। कालखंड कोई भी रहा हो, सत्ताएं किसी के पास भी रही हों, लेकिन समाज मौन नहीं बना रहा। हर 25-30 वर्ष में एक बड़ा आंदोलन और बड़ा अभियान चला, और आंदोलन इसलिए केवल मंदिर निर्माण के लिए नहीं, हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस स्थान पर जन्म लिया था, उस स्थान पर भगवान राम का मंदिर बनना ही चाहिए। यह स्थान वापस हमें मिलना ही चाहिए। इसके लिए 76 तो बड़े बड़े युद्ध हुए, लाखों की संख्या में राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया, और उस बलिदान के परिणाम स्वरूप यह एक अवसर, फिर इसके बाद जब मामला न्यायालय में जाता है, न्यायालय में जाने के बाद फिर इस आंदोलन को अनेक प्रकार से बाधित करने का प्रयास हुआ, लेकिन अंततः जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से इस फैसले को देकर के देश में भी दुनिया में भी भारत के लोकतांत्रिक ताकत का एहसास कराने का कार्य किया। कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आज से अर्थव्यवस्था की नई बात के नाम से एक नई वीडियो सीरीज की शुरुआत की है, जिसके जरिए राहुल मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था के हालात पर तमाम सवाल भी खड़े करेंगे। दूसरी ओर राहुल गांधी के इस अभियान को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर भी अपनी बातें रखी हैं। देखिए, वो कोई भी वीडियो जारी करें, किसी भी प्रकार का वार करें, वो कहते हैं ना, जब कोई कीचड़ के ऊपर जो है पत्थर फेंकता है तो वह कीचड़ उनके ऊपर ही पड़ता है। जिस कांग्रेस का पूरा भ्रष्टाचार का इतिहास रहा हो, पूरे देश को सभी मोर्चों पर फेल जो हुए, जहाँ विफलता ही विफलता पूरे इनके कालखंड में रही है, उससे बचने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी को न देश में कोई स्वीकार करता है। मोदी जी पर देश का भरोसा है, केंद्र सरकार पर भरोसा है, और केंद्र की सरकार जो भी वर्तमान परिस्थिति में, जब पूरा विश्व महामारी के दौर से भी गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था के संकट के दौर से भी गुजर रहा है, लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार ने जो समय समय पर निर्णय लिया, जिसका परिणाम निश्चित तौर से आज हम कह सकते हैं कि इतने बड़े संकट के बाद हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे रेवेन्यू कलेक्शन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि बहुत बड़ी मात्रा में इस दौरान सरकारी खजाने को कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, इसमें तो सबसे पहले कोरोना जो योद्धा हैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। इतनी बड़ी लड़ाई और अचानक जैसे कि हमला हो जाए, और उससे बचाव की पहले से हमारी तैयारी भी नहीं थी। हमारे देश की चिकित्सकीय व्यवस्था दुनिया के तुलना में बहुत कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी हमारे चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोगों ने दिन रात मेहनत की, और 75% प्लस का जो रिकवरी रेट है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और बहुत जल्द ही देश और प्रदेश कोरोना से मुक्त होगा। अभी जांच का दायरा भी बढ़ा है, इसलिए संक्रमण के नंबर भी बढ़े हैं, लेकिन देश और प्रदेश के लोग सावधानी रख रहे हैं, और उस सावधानी का ही परिणाम है कि आज 75% रिकवरी हो गई है। जो बढ़े हैं या जो निकल रहे हैं केस, वह भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के अपने परिजनों के बीच में फिर से जाएं, अपनी जीवनचर्या को फिर से शुरू करें। ऐसी मंगल कामना, ऐसी भगवान से प्रार्थना। उधर जेईई और नीट परीक्षा के आयोजन पर समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्ष जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज एक बार फिर से सपा छात्र सभा के कार्यकर्ता राजधानी लखनऊ में राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंचे।
सभी धरना प्रदर्शन कर रहे बाहर जो है धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि राजभवन के बाहर ये सपा के जो तमाम कार्यकर्ता थे बाहर बैठे। पुलिस ने इन्हें हटाना चाहा तो इनसे झड़प हो गई, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। आपको ये बता दें कि शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने राजभवन पर जेईई और नीट की परीक्षा रद्द कराने को लेकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने पहले लोगों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नोकझोंक के बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया था। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। आज समाजवादी पार्टियों के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। उनको लोकल ऑफिसर के द्वारा बाकायदा बताया गया कि कोविड चल रही है, इसका उल्लंघन ना करें, 144 की धारा लगी हुई है, इसका उल्लंघन ना करें, लेकिन इन्होंने नहीं माना। उसके बाद पुलिस इनको गिरफ्तार कर ली है, अभी को घाट में भेज दिया गया है। वर्तमान स्थिति सामान्य है, हम आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। हल्का बल का उपयोग करना पड़ा। उधर रायबरेली में पुलिस हिरासत में दलित युवक की मौत के मामले पर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल पुलिस हिरासत में युवक के मौत के मामले का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया और सपाइयों के साथ कांग्रेसी नेता भी लालगंज कोतवाली के बाहर धरने पर बैठे रहे। अगली खबर आगरा से है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। यह घटना एतमाउद्दौला के नगला किशन लाल के इलाके की बताई जा रही है। मरने वालों में पति पत्नी और उसका बेटा भी शामिल है। तीनों के शव घर में ही जले मिले। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस इलाके का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पूछताछ में रिश्तेदारों ने बताया कि इनकी किसी के साथ कोई भी रंजिश नहीं थी। वहीं आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि आग लगी होती तो इसका पता चल जाता। चीखने की आवाज भी किसी ने नहीं सुनी। आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद समेत पुलिस का अमला मौके पर मौजूद है और जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसा है कि मेरा भी यहाँ प्लॉट था पहले, और फिर हमारा कम से कम 10-15 साल पहले हमारा प्लॉट रख गया। इनके खानदान में हमारी बहन को हमने ब्याया, और उसके बाद ये परचून की दुकान करते हैं। कौन है आपके? ये बबलू हमारा भांजा है, और जो खत्म हुए हमारी बहन है, वो बहन हुई है। आग कैसे लगी, कैसे मौत हुई, क्या है? ऐसा है साहब, हमको तो ये पता नहीं कैसे लगी कैसे नहीं लगी है। ये मतलब हाथ पीछे बांध करके और टेप लगा करके आग लगाई गई है। अब ये बदमाशों का काम है, इसको तो पुलिस प्रशासन जाने क्या वो सीआई वाले जाने। 3 लोगों की, हाँ जी, बबलू और रामवीर सिंह और हमारी बहन मीरा। एक ही परिवार के हैं, एक ही माँ बेटा हैं। ये सुबह 6:30 बजे सूचना मिली कि थाना एतमाउद्दौला का ये जो क्षेत्र है, चौकी क्षेत्र है, नगला किशन लाल, यहाँ पर एक परिवार के 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी मिली है। तत्काल हमारे सभी अधिकारी एसएसपी साहब पहुँच गए, एसपी सिटी पहुँच गए। 3 व्यक्तियों की हत्या हुई है और हत्या करके उनके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। किन परिस्थितियों में हत्या हुई है इसकी जांच का विषय है। इसकी जांच शुरू हो गई है और कुछ ऐसे सुराग हमें मिले हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस घटना का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सर्किट हाउस में गोरखपुर के सांसद और विधायकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। सबसे पहले कहा कि पिछले 10 दिनों में जो कुछ हुआ उससे पार्टी की छवि खराब हुई है। अब इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन ने कहा कि अगर कोई विधायक आवाज उठा रहा है तो उसमें अनुशासन क्या है। हमको आपको सबसे पहले जानने की ये जरूरत है कि माननीय राधा मोहन सिंह जी कहां से एमएलए हैं। वो गोरखपुर सदर से विधायक हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के एमएलए को अगर ये कहना पड़ रहा है कि मुझे शर्म आ रही विधायक होने पर, तो आप सोचिए कानून व्यवस्था कहाँ है। आप सीतापुर के विधायक का बयान देख लीजिए। बिजनौर में विधायक को पीटा जा रहा है थाने के अंदर। तो अगर कोई आवाज उठा रहा है तो अनुशासन क्या। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहे, हत्याएं होती रहे, व्यापारी को जिंदा जला दिया जाए, और अगर माननीय विधायक आवाज उठाए तो उसको ये कह दिया जाए कि अनुशासन सीखो। कौन सा अनुशासन? जनता विधायक को जिताती है और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है कि अगर जनता का कहीं शोषण हो रहा है, उन्होंने यही आरोप लगाया ना, एक जात विशेष के लोग जो व्यापारी परिवार की लड़कियों को छेड़ते हैं, तो क्या अगर किसी बिरादरी के बेटियों को छेड़ा जा रहा है तो वो पहले योगी आदित्यनाथ जी से पूछें कि इस पर बोलना है या नहीं बोलना है या छेड़ने दिया जाए।
तो ये जो एक कॉकस चल रहा है एक खास बिरादरी का, उन्हीं का प्रभाव है सरकार में, उन्हीं का दबाव। कानून व्यवस्था वहां तय की जाती है कि खराब है या अच्छी जहां हो। उत्तर प्रदेश में तो कानून नाम का कोई चीज है नहीं, न पुलिस का डर है न वर्दी का डर है। तो बात जो रायबरेली की है, तो ये कोई पहली घटना नहीं है बीजेपी सरकार बनने के बाद। यहां पिछड़े और दलितों को जिस तरीके से अपमानित किया जाता है, हत्या की जाती है या उनके खिलाफ साजिश की जाती है, उनको कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कहां योगी सरकार समझ रही है। जो उनके खुद के विधायक हैं दलित और ओबीसी के समाज के, वो अपने समाज की बात नहीं रख पा रहे हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है। और घटना अगर आगरा की है तो आगरा में देख लीजिए 3 लोगों को मारा गया, जिंदा जलाने की कोशिश। तो कहां है पुलिस, कहां है योगी जी का कानून व्यवस्था। तो गोरखपुर से लेकर के आगरा, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर, सहारनपुर से लेकर के चित्रकूट, कोई जिला नहीं बाकी है जहां उत्पीड़न न हो रहा हो। उधर वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। यहां गंगा के जलस्तर में हर घंटे 1.5 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है, जिससे नदी के किनारे रह रहे लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि घाट के किनारे आने वाले लोगों के लिए बाढ़ का पानी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग गंगा किनारे बढ़े हुए जल स्तर के साथ सेल्फी ले रहे हैं। 80 घाट पर गंगा का किनारा बाढ़ में सेल्फी पॉइंट बन गया है। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। अनुमान है कि 1 या 2 दिन में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा और इसके चलते सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में दाह संस्कार किया जा रहा है। यहां 15 सितंबर तक के लिए बोट संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सर डेली 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है बाढ़ की वजह से, और लोगों का आना जाना जो है कि कम है, बहुत कम हो गया पहले से। भीड़ भाड़ बहुत नॉर्मल हो गया सर। गंगा का स्तर जलस्तर डेली बढ़ रहा है। इस समय कितने सेंटीमीटर बढ़ा है सर? कम से कम 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी डेली बढ़ रहा है सर। और यहाँ वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। एटा से खबर आपको बता दें, जहां पर नरहरा गांव में 2 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल बिना अनुमति के ही एक तालाबनुमा गड्ढा खोद दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यहां ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते 2 मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई है, क्योंकि कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। कल जो घटना हुई है जी, इसमें जो 2 बच्चे खत्म हुए हैं, जी जी, ये इसमें किसकी लापरवाही है, किसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है? सर ये ज़्यादातर तो हमारे ये ग्राम प्रधान की ही लापरवाही है। फिर इसके ऊपर जो है प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है, क्योंकि इनसे सभी एक दूसरे पे अटैचमेंट हैं। और ये गड्ढा जो है इन्होंने जैसे तालाब इसमें दर्ज करा रखा है, तो ये 3-4 फीट गहरा होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ये 10-12 फीट खुदा रखा है। तो इसमें बच्चे अपने खेत पे आए थे और ये इसमें फिसल गए। तो दोनों बच्चे जो है गांव में जब कुछ लोगों को पता लगा तो उनको निकाला गया, तो वो जो है बहुत काफ़ी दिक्कत के बाद निकाला गया, तो वो जो है खत्म। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नरहरा में बीते शुक्रवार को 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। जी हाँ, हम इस समय खड़े हुए हैं एटा कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नरहरा में,
जिस जगह मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा ये वही जगह है, ये वही तालाब है जहाँ पर शुक्रवार को 2 बच्चों की मौत हो गई थी। गांव वालों के मुताबिक माने तो उनकी सूचना उनको मिली और उन्होंने उन बच्चों को निकाला, तब तक उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि ये ज़मीन जो है ग्राम समाज की थी, जिसमें रेलवे के ठेकेदार के द्वारा इसको वही इस मामले को लेके सीतापुर के गाजरी क्षेत्र के विकासखंड रेउसा में उस समय शारदा नदी अपने शबाब पर है। आपको बता दें कि लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी के आगोश में अब तक सैकड़ों गांव समा चुके हैं। हर साल सरकार की ओर से नदी के किनारे बसे गांवों को नदी की धार के कटान से बचाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं और जिला प्रशासन के दावे नदी की धार के साथ ही पानी में बह जाते हैं। जटपुरवा गांव में इस समय नदी का कटान जोरों पर है, जहां पर सिंचाई विभाग की ओर से गांव को कटान से बचाने के लिए प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार का कहीं पर कोई अता पता नहीं चलता। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ठेकेदार के नुमाइंदे ठेकेदार के कार्य को पूरा करने की देखभाल यहां पर करते हैं। इसके अलावा ठेकेदार गांव के करीब 10 से 12 साल के नाबालिग बच्चों से बोरी भरवा कर नदी में डलवाता है। जब इस बारे में तहसीलदार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसा ठेकेदार की ओर से किया जा रहा है तो उस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हर ओर वही लीपापोती होती नजर आ रही है। यहां बच्चों से बोरियां भरवा कर नदी के कटान को रोकने की कोशिश की जा रही है। के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई ऐसा नहीं अभी तक नहीं आया। कितने दिनों से कटान हो रहा है? आराम लगभग 1 महीना 10-12 दिन से है। कटान से पहले जो है शासन ने क्या जो है बोला था कि क्या व्यवस्था करेंगे आपके लिए? इस टाइम कोई रहा है कल परसों से। अच्छा, आपके लिए व्यवस्था नहीं हुई है या जितने लोग जो है कटान से? व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई। कितने दिन से हो रहा है? लगभग 12-13 दिन से कटान कर रहा है। अच्छा, खबर बहराइच से है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 17 मजदूरों को लेकर एक जीप खड़े ट्रक से जा टकराई। ये जीप जा रही थी पंजाब। इस हादसे में 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मजदूरों को बहराइच के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार के सीवान जिले से मजदूरों को ये जीप लेकर पंजाब के अंबाला जा रही थी। जीप बहराइच गोंडा हाईवे के पास पयागपुर के पास दुर्घटना का शिकार हो गई। मौके पर ही 5 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 11 से ज़्यादा इसमें मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटी है। बहराइच से ये खबर आपको बता दें, बिहार के सीवान से 17 मजदूरों को लेकर अंबाला के लिए निकली एक जीप दुर्घटना का शिकार हो गई। 17 मजदूर इसमें सवार थे। आपको बता दें, इस दुर्घटना में 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। तो इसमें ऐसे चौराहे के पास एक फोर्स क्लोजर गाड़ी थी जो कि बिहार से उसमें मशीन लगे हुए थे और अंबाला फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे। वो सड़क के किनारे खड़ी हुई एक ट्रक से टकरा गई और उसमें करीब 5 लोगों की डेथ हुई है। 2 लोगों की मौके पर डेथ हुई है, 3 लोगों को CSC हॉस्पिटल भेजा गया था, वहाँ उनकी डेथ हुई है और 11 लोग घायल हैं, जिसमें से 3 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया है। 8 लोग मामूली रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। ट्रक कब्जे में ले लिया गया है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उधर जालौन के माधोगढ़ में विद्युत विभाग में तैनात SDO अभिषेक सोनकर को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल रामपुरा नगर पंचायत अध्यक्ष और उमरी के ग्रामीणों ने मीटर रीडिंग संदेश मिश्रा के खिलाफ जो है मीटर हेराफेरी का आरोप लगाया। ये मीटर रीडर का काम करता है, जिसकी शिकायत SDO अभिषेक सोनकर के पास आई थी, जिसके बाद SDO ने उसे सस्पेंड कर दिया। SDO अभिषेक सोनकर ने बताया कि विभाग की ओर से की गई कार्रवाई से बौखलाकर मीटर रीडर संदेश मिश्रा ने 26 अगस्त को कार्यालय आकर उससे अभद्रता की है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। ये खबर जहां पर SDO को जान से मारने की धमकी दी गई, विद्युत विभाग के SDO को धमकी दी गई है, वो भी मीटर रीडर के द्वारा। जी हाँ, एक लापरवाही की शिकायत की गई थी SDO से एक उपभोक्ता के द्वारा और इस दरमियान जब जांच कराई गई तो ये मीटर रीडर उसमें हेराफेरी करके लोगों से अवैध वसूली का काम करता था। इसी लिहाज से इसे सस्पेंड भी किया गया था।
हाँ, जब इन पे हटाए जाने की कार्रवाई की गई उच्च अधिकारियों द्वारा, इसके बाद ये कार्यालय पे, उपखंड कार्यालय पे आए, गाली गलौज करने लगे, यहाँ वृत्ता करने लगे एवं इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी कि मैं देख लूँगा तुम्हें, तुम्हारे जैसे अधिकारी कहीं आए कह चले गए हैं। तो इस बात की सूचना आपने कोतवाली में दी है तो क्या कार्रवाई हुई? जैसे मुझे इस बात का भय लगा, इन्होंने जान से मारने की धमकी दी, तो इस सूचना को मैंने, प्रपत्र को, एक तहरीर को मैंने अपने नज़दीकी थाना माधवगढ़ में जाके इंस्पेक्टर साहब से मिला और उनको मैंने इस तहरीर को वहाँ दिया कि साहब इन पर जल्दी कार्रवाई कीजिए। क्या आश्वासन है? मुझे उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस पर। खबर वाराणसी से है, जहां पर कैंट थाना क्षेत्र के महावीर मंदिर चौराहे पर गेल कंपनी की बिछाई जा रही एलपीजी पाइपलाइन हाइड्रो टेस्टिंग के दौरान फट गई। इस दौरान गिट्टी उड़ने से राहगीर भी घायल हो गए। आपको बता दें 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन एलपीजी गैस पाइपलाइन की हाइड्रो टेस्टिंग की जा रही थी, जिसके चलते ये हादसा हो गया। सूचना लगी और मौके पर आपने आया और तत्काल किस तरह की कार्रवाई? देखिए, हमें पता चला कि गेल की गैस पाइपलाइन है, उसमें कुछ विस्फोट सा हो गया है, तो हमें लगा हो सकता है ये आग, गैस की अगर 4 पाइपलाइन है तो आग भी लग सकती है, तो फायर टेंडर रवाना किया गया। मैं भी यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे आकर देखा कि एक गैस की जो लाइन अभी बन रही थी, उसमें ये हाइड्रो टेस्टिंग कर रहे थे, प्रेशर टेस्टिंग, ताकि गैस लाइन में कोई लीकेज तो नहीं है इत्यादि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के आदमी, और ये लीकेज कर रहे थे। तभी शायद इनका जो काम कर रहे थे उसमें कुछ या तो असावधानी बरती है या लापरवाही तो समझ में आ रही है, क्योंकि इन्होंने कोई बैरिकेटिंग नहीं लगाई, कोई भी उसके चारों तरफ कोई भी ट्रैफिक को रोका नहीं। सर पूरा परिचय? तो मेरा नाम अंकुर विष्णु है, मैं गेल का सेफ्टी ऑफिसर हूँ मैं। सर किस तरह की सूचना आज आपको लगी और मौके पे हैं आप, किस तरह की घटना घटी है? एक्चुअली इसमें यह हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, जब हम लाइन डालते हैं उसके बाद में क्या है, गैस डालने से पहले इसको पानी के प्रेशर से चेक करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, उसको हाइड्रो टेस्टिंग का प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली वही कार्य चल रहा था हाइड्रो टेस्टिंग का। इसमें क्या हुआ कि इसके लास्ट में जैसे आपको दिखेगा कि इसमें एक ब्लाइंड होता है लास्ट में, तो वो अभी हमने जैसे अभी उसको चेक किया है, देखा है, तो इसमें क्या हुआ है कि जो नट बोल्ट का जो मैकेनिकल फेलियर होता है कि आपने जब नट बोल्ट लगाए तो प्रेशर की वजह से वो नट बोल्ट टूट गए और टूटने की वजह से वो फ्लैन निकला, जिसकी वजह से रास्ते से जो जा रहे थे। खबर देवरिया से है, जहां पर कोविड इंचार्ज डॉक्टर राजीव रंजन की मौत हो गई। अभी तक इंचार्ज डॉक्टर राजीव रंजन कोरोना से सबको बचा रहे थे, लोगों की जान बचाने की कोशिश वो लगातार कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद कोरोना की गिरफ्त में आकर इसका शिकार हो गए। उनके अंतिम संस्कार में जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ ही जिलाधिकारी और बाकी अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। शाहजहांपुर में पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब थाना अल्लाहगंज पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान टॉप 10 बदमाशों में शामिल आरोपी जयेंद्र को गिरफ्तार किया। साथ ही अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध राइफल, 315 बोर के साथ ही 3 जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि बदमाश 10,000 रुपये का इनामी है, जिस पर जनपद में कई थानों में केस भी दर्ज हैं और वो 307 में वांछित चल रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि अल्लाहगंज पुलिस का सराहनीय कार्य है। फिलहाल पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। अल्लाहगंज पुलिस द्वारा कल देर रात एक साहसिक मुठभेड़ में टॉप 10 का अपराधी, जो हिस्ट्री शीटर भी है और 307 और 7 सेल एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में वांछित चल रहा था, उस पर 10,000 रुपये का पुरस्कार था, जयेंद्र नाम है उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया। पुलिस ने भी बहुत संयम और साहस का परिचय देते हुए उसको गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से एक राइफल, देसी राइफल और 315 बोर के खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और उसको उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसको जेल भेजा गया है। इस साहसिक मुठभेड़ में जो पुलिसकर्मी शामिल थे उनको जो पुरस्कार की धनराशि 10,000 रुपये वो दी जाएगी। यूपी के अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सरकार के कार्य योजना की जानकारी दी प्रेस वार्ता करके। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। 21 सितंबर के बाद टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ में से 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है और इसका भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों के मार्गदर्शन में स्वैच्छिक आधार पर, वॉलंटरी आधार पर, और यदि माता पिता अभिभावक की लिखित अनुमति होगी तभी वो आ सकेंगे। इसके लिए भी 21 सितंबर के बाद
अलग से गाइडलाइंस भारत सरकार जारी करेगी। जो कौशल प्रशिक्षण संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर के ITIs हैं, राष्ट्रीय कौशल निगम है, राज्य कौशल विकास मिशन है, भारत सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जो अल्पकालिक जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, उनको कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति के कार्यक्रम चलाने की अनुमति होगी। ये भी 21 सितंबर के बाद इनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी हो जाएंगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में PhD शोधार्थियों द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक प्रोग्रामों में जो है उनको भी अनुमति होगी, लेकिन ये भी शर्तों के अधीन की दी जाएगी जो भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से विचार विमर्श। तो भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी लगातार लोगों की सहूलियत के लिए बड़े से बड़े कदम उठा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।